स्टार्ट करें। तो अभी तक की क्लास में हमने ऑडिट की मीनिंग देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस देखे। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है नेसेसिटी है, जबकि ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास तक कर ली है। अब आज की क्लास में अपन ये देखने वाले हैं कि ऑडिटर की क्वालिटी क्या क्या होती है। मतलब ऑडिटर जो अगर बनना चाहता है तो उस बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एन ऑडिटर मस्ट पोसेस ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज। ऑडिटर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। भाई एक ऑडिटर को सारी चीजें चेक करनी है, अकाउंटिंग पूरा जीरो से लेकर आखिरी तक। तो अगर ऑडिटर को बुक कीपिंग का, अकाउंटेंसी का और ऑडिटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो ऑडिट कैसे करेगा, चेकिंग कैसे करेगा। तो इस सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसके पास बुक कीपिंग का, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज अबाउट वर्किंग ऑफ बिजनेस। नॉलेज अबाउट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अब एक ऑडिटर जब ऑडिटिंग करने जाता है किसी भी बिजनेस का, तो क्या सारे बिजनेस एक ही जैसा काम करते हैं? मान लो कोई ऑडिटर अगर गया मेडिकल शॉप में काम करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, तो उसको मेडिकल शॉप का भी नॉलेज होना चाहिए कि मेडिकल शॉप में काम कैसे होता है, मेडिकल शॉप वाले को कौन कौन से प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये मेडिकल शॉप बिना फार्मेसी लाइसेंस के तो काम नहीं कर रहा है, मतलब मेडिकल शॉप के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए। अब ऑडिटर को मान लो दूसरा असाइनमेंट मिलता है ऑडिट का किसी राइस मिल का, तो उसको पता होना चाहिए राइस मिल में कैसे काम होता है। मान लो ऑडिटर को कोई फैक्ट्री का काम मिल गया दूसरे टाइप की, मतलब ऑडिटर को हर प्रकार के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, तभी तो वो चेकिंग कर पाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑडिटर क्योंकि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रिलेटेड सारे काम कर रहा है, तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ। और नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ जानने के पहले मेरा ये सवाल है कि ऑडिट केस लॉ से आप क्या समझते हो? नीलेश भाई वो गेट बंद कर लो ना। आवाज बहुत आ रहा है करके वो समझा कि सर कोई टॉपिक बता रहे हैं, इसलिए मुंडी हाँ बाहर बाहर। मतलब सुनने में इतना मगन था। आ जाओ भाई आ जाओ, भगवान आपका भला करे, बैठो। नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ क्या होता है? ऑडिटर कोई एक ही इंसान है कि बहुत सारे लोग ऑडिटर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पुराना कोई ऑडिटर कुछ ऐसा, कुछ ऑडिट करते समय कुछ ऐसा पाया होगा, या कुछ ऑडिट से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस बने होंगे जो पहले हो चुके हैं। तो अब जो नए जूनियर ऑडिटर लोग जो काम कर रहे हैं, उनको पुराने ऑडिटर लोगों ने, उनके सीनियर लोगों ने कौन कौन से सिचुएशन में ऑडिट किया है, उसका भी आपको क्या होना चाहिए, केस लॉ। जैसे मालूम है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो केस लॉ बन जाता है। फिर फ्यूचर में मान लो उसी से रिलेटेड कोई केस अगर होगा, तो वो जो वकील है वो पुराना वाला केस लॉ को रिफरेंस देता है कि ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था तो जज ने ये सब फैसला सुनाया था। तो वैसे ही ऑडिटर भी जो है, जो ऑडिटर है उसको भी केस लॉ का क्या होना चाहिए, ऑडिट से रिलेटेड केस लॉ का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आगे नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब ऑडिटर जो है, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। इंडस्ट्री मतलब कोई फैक्ट्री नहीं होती है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो ओवरऑल पूरा, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री बोलूंगा तो वहां पे एक कोचिंग है कि पूरी कोचिंग को एक साथ देखा जा रहा है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री बोल दिया तो पूरा जितने भी अस्पताल मेडिकल है सब मेडिकल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। तो ऑडिटर को पूरे इंडस्ट्रियल वाइज पूरे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। थोड़े दिन पहले हम लोगों को ना टोल टैक्स का ऑडिट मिला था। हाँ, जो रोड में टोल नहीं होते। आवाज कैसे आ रही? वो खिड़की खुली है क्या भाई? देखो तो, खुला है ना खिड़की? खुला ना, वाला खिड़की खुला ना भाई। अच्छा। उसको लगता होगा सर मेरे को ही बोलते, अब उधर को बोलूंगा मैं। बस इधर देखो,
सुनो, हम लोग है ना टोल टैक्स का ऑडिट करने गए थे। क्या हुआ था, बेंगलोर की एक कंपनी है, उसको छत्तीसगढ़ के जितने भी टोल टैक्स है ना उसको ऑडिट मिला था। बेंगलोर की कंपनी को, जो बड़े सीए फर्म होते हैं ना वो कंपनी बना लेते, तो उनको ऑडिट का काम मिला था। अब बेंगलोर की कंपनी बोली कि टोल टैक्स का ऑडिट करने के लिए हम यहाँ आएंगे, तो उससे अच्छा यहीं के लोकल लोगों को हम क्या कर देते हैं, हायर कर लेते हैं। तो मेरी जो फर्म है ना, तो वहाँ की बेंगलोर की कंपनी ने हमको अप्रोच किया और हम लोगों को क्या मिला, टोल टैक्स का ऑडिट। तो 3 टोल टैक्स का ऑडिट मिला था, सराईपाली रोड में 3 ठो पड़ता है, तो वहां का हम लोग किए थे। ठीक है, अब टोल टैक्स को ऑडिट करने गए ना, तो हमको पहले है ना वो बेंगलोर की कंपनी पूरा हमको बैठा के 3 दिन तक ट्रेनिंग दी है। क्या ट्रेनिंग दी मालूम है, टोल टैक्स वाला ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब मैं ऑडिट करने जाऊंगा अपनी टीम को लेके, हमको सॉफ्टवेयर ही नहीं चलाने आएगा, तो हम उसकी जानकारी कैसे निकालेंगे। ठीक है, टोल टैक्स में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, जब उन लोग रसीद काटते तो पैसा कहाँ जाता है, सॉफ्टवेयर में कैसा एंट्री करते, जब मेरे को मालूम ही नहीं होगा तो मैं ऑडिट कर पाऊंगा क्या। तो ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज मतलब जो बिजनेस में जिस तरीके से काम किया जाता है वहां की टेक्निकल नॉलेज भी उनको होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ लेटेस्ट ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट में हमेशा डेवलपमेंट होते जाता है। अब बताओ, आज से 20 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस किए जाते थे वही बिजनेस करने का तरीका आज भी चल रहा है कि आज के समय में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, बदल गई है। तो अब ऑडिट का भी काम जो है वो समय समय के हिसाब से चेंज होते जा रहा है। पहले मैनुअली काम होता था, अब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है ना उधर। तो आज के समय के हिसाब से ऑडिट की टेक्निक्स भी डेवलप होते जा रही है मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो ऑडिटर को उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा नई नई टेक्निक आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके लिए ऑडिटर, जो ऑडिट का काम मेन कौन रेगुलेट करता है, आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े ऑडिटर हैं, वो संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग है ना समय समय में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज ये सब करते रहते, ताकि जो उनके मेंबर्स लोग हैं उसको हम क्या करा सके, नए नए ऑडिट टेक्निक का अवेयरनेस करा सके कि ये आ रहा है, ये ट्रेंड आ रहा है, अब आप लोगों को इसके नॉलेज होना चाहिए। तो सीए लोगों को, जो ऑडिटर होते हैं उन लोगों को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को अपडेट कर सके। उसके बाद नॉलेज ऑफ टैक्स लॉ। अब बिजनेस में टैक्स लॉ की जरूरत है कि नहीं, बिना टैक्स के बिजनेस नहीं चल सकता, इनकम टैक्स और खासकर जीएसटी। अब ऑडिटर ऑडिट करने गया, इनकम टैक्स जीएसटी का नॉलेज नहीं है तो ऑडिट कर पाएगा नहीं। मतलब इनकम टैक्स ऑडिटर को अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, ऑडिट का नॉलेज होने के साथ साथ और किसका नॉलेज होना चाहिए, पूरे टैक्स के लॉस का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऑडिटर को क्या होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी का नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटेंसी, किसी फैक्ट्री में चला गया ऑडिटर ऑडिट करने, तो वहां कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे उस पर्टिकुलर वस्तु की कॉस्ट निकाली जा रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही नॉलेज नहीं होगा तो ऑडिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, कि भाई सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखे। उसके बाद टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब क्या होता है ऑडिटर, टैक्टफुल मतलब उचित समय में उचित तरीके से व्यवहार करना को क्या बोलते हैं, टैक्टफुल। ये वर्ड और आ चुका है पहले भी। टैक्टफुल मतलब उचित समय में उचित तरीके से व्यवहार करना। मतलब जब आप किसी ऑडिट कर रहे हो तो आपको 10 लोगों से टकराना पड़ेगा बिजनेस में। ठीक है, 10 लोगों से टकराना पड़ेगा, मतलब आपको हो सकता है कि क्लर्क लोगों से भी इंक्वायरी करनी पड़े, आप लोगों को वहां के मैनेजर से भी इंक्वायरी करने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब ऑडिट करने जाते थे, बैंक ऑडिट, तो वहां पे हम लोग है ना सीधा हम लोग ब्रांच मैनेजर से मिलते थे बैंक में। तो ब्रांच मैनेजर, नॉर्मली आप जाओगे तो ब्रांच मैनेजर आपको किस पोजीशन में देखने को मिलेगा, उसकी कैबिन होती है वहां बैठता है। लेकिन जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम लोग है ना ब्रांच मैनेजर के बराबर के पावर में रहते हैं। मतलब वो हम जो पूछेंगे उसको जवाब देना पड़ेगा, ये हो रहा है करके। मतलब ऑडिटर वहां पे सारी चीजों को चेक करने गया है। फिर हम लोग को लगता है कि कुछ करना है तो एम्प्लॉय से बात करनी है, तो एम्प्लॉय से किस तरीके से बात करनी है, ब्रांच मैनेजर से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से वहां की चीजों को डील करना है। मान लो कोई एम्प्लॉय कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमको जो कागज नहीं दे रहा है, तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो ये टैक्टफुल होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद कोर्टियस एंड वेल बिहेव्ड। कोर्टियस एंड वेल बिहेव्ड मतलब ये भी ऑडिटर ऐसा नहीं जाके डिफॉल्टर टाइप का बर्ताव कर रहा है सबके साथ। ऑडिटर क्या होना चाहिए, एक सभ्य और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यवहारिक व्यक्ति होना चाहिए। ऑडिटर के काम ऑडिटर खुद चेक कर रहा है। ऑडिटर के काम चेक करने के लिए आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे पीयर रिव्यू के नाम से, पीयर रिव्यू। तो इंस्टीट्यूट क्या करिए, सिस्टम निकालिए पीयर रिव्यू। कहीं पे ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है ना,
तो वही ऑडिटर भेजती है दूसरा ऑडिटर, तो एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के काम को चेक करता है, पीयर रिव्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए ऑडिटर को। अनबायस्ड मतलब अगर उसको लग रहा है कि भाई ये संस्था अगर कुछ गलत कर रही है तो अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल वो बताना चाहिए कि ये गलत कर रही है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रही है और 2-4 पैसा ज्यादा मिल गया तो आप संस्था के बारे में अच्छा लिख दो अपने रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है। तो ऑडिटर को अनबायस्ड होना चाहिए। ऑडिटर के पास कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस मतलब, कॉमन सेंस समझते हो ना भाई, तर्क, छोटी छोटी चीजों में कोई आपको बना मत जाए ऑडिटर को, तो ऑडिटर के पास कॉमन सेंस होना चाहिए। उसके बाद कॉशियस एंड विजिलेंस। विजिलेंस मतलब कॉशियस और विजिलेंस मतलब सतर्क रहना चाहिए। ऑडिटर कभी भी कहीं पे भी जाएगा ना ऑडिट करने, तो हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं उसको आंख बंद करके भरोसा मत कर लो। उसके ऊपर कोई भी चीजें हो रही है एकदम आंख बंद करके भरोसा मत कर लो, उसको सतर्क होना चाहिए। मतलब सामने वाले के ऊपर डाउट भी मत करो कि ये गलत ही होगा, लेकिन आप एकदम आंख बंद करके भरोसा भी मत करो, तो सावधान रहो, ठीक है। मतलब ऑडिटर को कॉशियस और विजिलेंस होना चाहिए। उसके प्रूडेंस मतलब फ्यूचरिस्टिक। मतलब ऑडिटर को आगे सारी चीजों के आगे के हिसाब से भी सोच के चलना चाहिए, ठीक है। प्रूडेंस मतलब फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं। और ऑडिटर को प्रॉपर रिपोर्टिंग भी करने आनी चाहिए अपने काम की। तो मैंने आप लोगों को टोटल कितने पॉइंट बताए क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में? 18 पॉइंट। तो 18 पॉइंट में अगर आपको पेपर में 10 पॉइंट भी लिख के आ गया ना तो आपका काम हो जाएगा। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में आप लोगों को टोटल मैंने कितने पॉइंट बताया? 18। तो इसमें आप लोगों के कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट भी लिख कर आ सकते हो। क्लियर है? चलो, उसके बाद ऑडिटिंग के एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी। तीनों क्वेश्चन आएगा तो एक ही आंसर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग पूछ देगा, नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग पूछ देगा, या फिर एडवांटेजेस पूछ देगा। तो आपको तीनों का आंसर एक ही लिख कर आना है। तो ऑडिटिंग क्यों जरूरी है? क्यों ऑडिटिंग करवाता है कोई? ताकि उसको पता चल सके कि उसके अकाउंटिंग में एरर और फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। एरर मतलब गड़बड़ियां, और फ्रॉड मतलब, एरर मतलब गड़बड़ी, गलतियां, और फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। ऐसा कुछ अगर तो नहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी करने के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए ऑडिटिंग करवाई जाती है अकाउंटिंग की, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने के लिए ऑडिटिंग कराना जरूरी होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब आपने अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग करने के बाद आप ऑडिटिंग करवा रहे हो अपने अकाउंटिंग की, मतलब आप पूरी चेकिंग करवा रहे हो। तो चेकिंग करवा रहे हो मतलब जितनी गलतियां हैं वो सब क्या होगी, पता चल जाएगी कि ये गलती हुई है। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, या तो गलतियों को सुधारेगा। तो गलती सुधरने के बाद जो आपका अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, वो सही पिक्चर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सही पिक्चर दिखाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी मतलब लोगों को पता है भाई हमारे पूरे चेकिंग सही होती है, एक एक चीज की पूरी चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग होने के कारण लोगों की क्या बढ़ जाती है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद एंड ऑफ करप्शन। एंड ऑफ करप्शन मतलब लोगों को पता है भाई समय समय में चेकिंग होते रहती है, तो किसी भी प्रकार का, मतलब आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में हो ऐसा पता है आपको, तो आप कभी भी गड़बड़ी करने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो वैसे ऑडिट होते रहते हैं ना समय समय पे, तो करप्शन में क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है करप्शन का। करप्शन मतलब समझते हो ना, भाई धोखाधड़ी, फ्रॉड व्रॉड, ये सब। शेयर होल्डर का फेथ बढ़ जाता है कंपनी में। शेयर होल्डर का क्या बढ़ जाता है? फेथ बढ़ जाता है कंपनी में, क्योंकि ऑडिटिंग हो रही है भाई, अकाउंटिंग की पूरी चेकिंग हो रही है। तो सीधी सी बात है, शेयर होल्डर का क्या बढ़ जाएगा? कंपनी में भरोसा बढ़ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंपनी का एमालगमेशन होता है और रिकंस्ट्रक्शन होता है। एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन से क्या समझते हो? एमालगमेशन का मतलब होता है एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों आपस में मिलकर तीसरी कंपनी बनाते हैं, या फिर एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमालगमेशन। और रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कंपनी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी अपने इंटरनल क्या करती है? पूरा सुधार करती है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जब भी अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट किया हुआ है तो वो आपको फायदा देगा कब?
एमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, ताकि आपकी जो एसेट और लायबिलिटी वो सही वैल्यू दिखाते रहेगी। ठीक है, एमालगमेशन में एक कंपनी खरीद रही है दूसरी कंपनी को, अब आपका अकाउंटिंग ही सही नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस सही वैल्यू नहीं दिखाएगा। अब सही वैल्यू नहीं दिखाएगा तो आपको हो सकता है कम पैसा मिल जाए उस चीज का, है ना, इसलिए। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यूएशन करने में भी ऑडिट हमारे लिए बहुत मददगार है। क्यों, क्या होता है, शेयर की जो वैल्यू लगाई जाती है किस बेसिस पे लगाई जाती है, कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके हिसाब से रिजर्व सरप्लस बढ़ता है कंपनी का। ठीक है, अब कंपनी अगर सही प्रॉफिट दिखाएगी तो सही अमाउंट कहां जाएगा, रिजर्व और सरप्लस में। अब रिजर्व सरप्लस के बेस पर ही शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है, रिजर्व सरप्लस के बेस पर ही क्या डिसाइड होती है, शेयर की वैल्यू। तो आपके अगर बुक्स की चेकिंग हो रही है, समय समय में ऑडिटिंग हो रही है, तो रिजर्व सरप्लस क्या हो जाएगा, सही दिखाएगा, तो आपके शेयर की भी क्या आएगी, सही वैल्यू आएगी। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कभी कभी क्या होता है कि हमको ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कानून बोलता है, कोई कोई लॉ बोलते हैं कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आपका बिजनेस अगर 2 करोड़ से ऊपर का है, एनुअल टर्नओवर कितना 2 करोड़ से ऊपर, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। जीएसटी वाला बोलता है आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, बोलते हैं इनकम टैक्स वाले और डिपार्टमेंट वाले कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो इसलिए ऑडिट आपके लिए क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, या फिर उसके एडवांटेजेस है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, आपको सही पिक्चर पता होगी, सही प्रॉफिट लॉस पता होगा, तो आप अपने कंपनी से क्या दे सकते हो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब मान लो कोई सामने वाला बंदा आपका पैसा नहीं दे रहा है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पर कोर्ट में केस कर दो कि इस आदमी से मेरे को पैसा लेना है। कोर्ट कैसे मान लेगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की, भाई आपने जो बनाया सही बनाया कि नहीं बनाया। तो वहां पे ऑडिटेड अगर आपका स्टेटमेंट है तो ऑडिटर क्या एक एक चीज को चेक किया है, मतलब आपके में मान लो आपको किसी से पैसा लेना है तो क्या दिख रहा होगा आपके बैलेंस शीट में, डेटर दिख रहा होगा। तो ऑडिटर डेटर को चेक करने के लिए मालूम है वेरीफाई करता है कि भाई सही में इसने बेचा है कि नहीं माल, ऑडिटर चेक करेगा। और चेक करने के बाद डेटर को हो सकता है कि लेटर लिख के भेजेगा भी कि भैया ये आपको माल बेचाया था कि नहीं बेचाया था। ये भी कोर्ट में नहीं गया केस, चेकिंग कर लिया ऑडिटर लेकिन पहले से कि आपको माल बेचाया था क्या, हाँ बेचाया था, कितना रुपए लेना देना है, ऐसी पूरी चीजें ऑडिटर कंफर्म कर लेता है डेटर से। तब देखता है कि हाँ बैलेंस शीट में इतनी रुपए रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है मतलब ऑडिटर तभी साइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब कोर्ट में जब वो कागज जाएगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई आदमी से आपको इतना रुपए लेना है, ठीक है, तभी उस केस में कोर्ट उस ऑडिटेड वाले फाइनेंशियल स्टेट को मानेगा, प्रूफ है करके। बिना ऑडिटेड वाला लेके जाओगे तो प्रूफ मानेगा नहीं मानेगा, आपको फिर दूसरे चीजों को और प्रूफ देना पड़ेगा उससे। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे प्रूफ के रूप में काम आता है ऑडिट कराना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड वाला। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी किस बेसिस पे निकाली जाती है, प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रॉफिट सही कब दिखेगा, जब आपका अकाउंट स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑडिटेड रहेगा, तो आपकी टैक्स ऑडिट भी टैक्स लायबिलिटी भी सही सही पिक्चर दिखाएगी। डिसीजन मेकिंग, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ही मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। अगर आपका ऑडिटर जो है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, तो ऑडिटेड है मतलब वो सही पिक्चर दिखा रहा होगा, तो मतलब आपके मैनेजमेंट भी सही डिसीजन ले पाएंगे। गलत पिक्चर दिखाएगा तो गलत डिसीजन लेंगे। हेल्प इन चेकिंग ब्लैक मनी, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके बिजनेस में तो उससे क्या होता है, ऑडिटिंग से वो पकड़ा जाता है। हेल्प टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, अब आपका सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे मैनेजमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है। उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन लेती है और वो बहुत सारे क्या बनाती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है बिजनेस के लिए। तो ये 15 पॉइंट है भाई एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग के। तो एडवांटेजेस पूछ ले या फिर इंपॉर्टेंस पूछ ले या फिर नेसेसिटी पूछ ले, तीनों का आंसर आपको एक ही लिख कर आना है। 15 पॉइंट है टोटल, ठीक है। इसके बाद ऑडिटिंग के कुछ कुछ अपने लिमिटेशंस भी होते हैं। ऑडिटिंग के क्या होते हैं, अपने लिमिटेशन, कुछ कुछ कमियां होती है ऑडिट की। सबसे पहला लिमिटेशन होता है इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑडिटर एक इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है। ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
ऑडिटर कौन होता है और इन्वेस्टिगेटर कौन होता है शुभम? ऑडिटर जनरल बिजनेस के लिए बुलाया जाता है, चाहे उस बिजनेस में गड़बड़ी हो चाहे ना हो, ऑडिटर को आता है, ऑडिटर आएगा और ऑडिटिंग करके जाएगा। ठीक है, ऑडिटर कभी भी ये सोच के ऑडिटिंग नहीं करता है कि आपके बिजनेस में फ्रॉड हुआ ही है। ऑडिटर जाता है सामान्य आदमी बन के चेकिंग करके आ जाता है। फ्रॉड मिलता है तो पकड़ता है, नहीं मिलता है तो ऑडिटर की जवाबदारी नहीं है वहां पर। आई बात समझ में? लेकिन इन्वेस्टिगेटर जब आता है ना बिजनेस में, तो ये यही सोच के आता है कि आपके बिजनेस में फ्रॉड हुआ है। मतलब इन्वेस्टिगेटर को कब बुलाया जाता है? इन केस ऑफ फ्रॉड ओनली। तो इसलिए ऑडिटिंग की अपनी एक लिमिटेशन होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन, कि हो सकता है कि ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और कुछ कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो पकड़ में ना आए, क्योंकि फ्रॉड जो किए जाते हैं ना जानबूझ करके किए जाते हैं। तो जो फ्रॉड करता है ना बहुत शातिर आदमी होता है, वो चाहता है कि ऑडिटर आए और चेकिंग करे और ना पकड़ाए मेरा फ्रॉड, तो इसलिए जुगाड़ जमा के बैठे रहता है पहले से। तो फ्रॉड जरूरी नहीं है कि ऑडिट अगर हो रहा है तो फ्रॉड पकड़ में आ जाए। एरर्स पकड़ में आ जाते हैं, एरर्स मतलब गलतियां, क्योंकि वो जानबूझ करके नहीं किया रहता इंसान, तो एरर्स पकड़ना आसान है, लेकिन फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटर आता है। तो ऑडिटिंग के काम करते समय जरूरी नहीं है कि गड़बड़ियां या एरर्स या फ्रॉड पकड़ाए। ठीक है, पकड़ा भी सकते हैं और नहीं भी पकड़ा सकते। इनहेरेंट लिमिटेशन की बात बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन ये होता है ऑडिट का कि भाई टाइम और कॉस्ट। टाइम और कॉस्ट, ऑडिटिंग का काम बोल के जाया रहता है कि भाई आपको 1 हफ्ते के अंदर ऑडिट करके देना है। जैसे मैंने अभी बताया ना, टोल टैक्स वाला ऑडिट मिला था हमको, 7 दिन का टाइम मिला था। 7 दिन तक गाड़ी आती थी लेने, गाड़ी छोड़ के जाती थी, 7 दिन तक हमको ऑडिट करके देना ही है। और पैसा भी फिक्स है कि आप लोग इतना काम करोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए फीस मिलेगा। तब ऑडिटर के लिए टाइम भी फिक्स कर दिए और पैसा भी फिक्स कर दिए। अब मेरे को 1.5 लाख मिलने वाला है तो मैं 10 आदमी को लेके जाऊंगा क्या काम करने? अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला हिसाब हो जाता है। एक तो फिल्म का डायलॉग है ना, मतलब इतने कम पैसे में इतने कम समय में आप बोलोगे मेरे को सब चीज चेक करके दे दे, तो नहीं होता ना। तो ऑडिट की ये लिमिटेशन होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन। एक तो टाइम और पैसे की, दूसरा बिजनेस के जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें अगर कोई फ्रॉड है तो फ्रॉड ऑडिटिंग की प्रोसीजर ऐसी होती है कि जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड पकड़ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मतलब ऑडिटिंग में जो सीएज होते हैं, सीए करने जाता है ऑडिट, मतलब वो प्रोफेशनल बंदा होता है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ गई वहां पे एक सीए जो है उस सिचुएशन को लेके अलग तरीके से डील कर रहा है या अलग तरीके से अपना कंक्लूजन निकाल रहा है, और कोई दूसरा सीए अगर रहता उस जगह पर तो वो किसी और तरीके से काम करता। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट, अरे भाई सीधी सी बात है यार, आप लोग जब पेपर चेक करते हैं, आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है, मान लो 3 लोग बैठे हो, एक जैसा पेपर बना के आए आप लोग, ठीक है, किसी को 40 मिल गया उसी पेपर में, किसी को उसी पेपर में 50 मिल गया, किसी को 60 मिल गया। अब बोलना नहीं चाहिए, जब बीएड का पेपर हुआ था ना, मैं बीएड किया हूं, तो फर्स्ट सेमेस्टर जब था, फर्स्ट सेमेस्टर, तो उस समय ऑनलाइन पेपर हुए थे, कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन पेपर के टाइम पे, अब सीधी सी बात है भाई, ऑनलाइन पेपर हो रहा था, घर में बच्चा देख के ही लिख रहा होगा, ठीक है, तो बच्चा देख के ही लिख रहा होगा। तो मैं और मेरी बहन दोनों बीएड एक साथ ही किए, तो उसका भी फर्स्ट सेमेस्टर था और मेरा भी फर्स्ट, हम दोनों ने एक ही जगह से आंसर, एक ही जैसे आंसर लिखे, बुक भी एक ही पढ़ा, सब एक ही चीज, ठीक है। अब लिखने के बाद जब मेरी बहन का कॉलेज अलग था और मेरा कॉलेज अलग था, तो लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो मेरा आया 68 और मेरी बहन का परसेंट आया 86। क्यों ऐसा? आंसर सेम, सब चीज सेम, ईयर भी सेम, बस कॉलेज अलग अलग और चेक करने वाला अलग अलग। तो यहाँ पे उनकी प्रोफेशनल जजमेंट चेंज हो गई। तो ऑडिटर के केस में भी यही होता है, ऑडिटिंग अगर ऑडिटर कर रहा है तो वहां पे अलग अलग बंदा अलग अलग अप्रोच ले सकता है। तो वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट के कारण ऑडिटिंग के कंक्लूजन में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। उसके बाद यूज ऑफ सैंपलिंग। यूज ऑफ सैंपलिंग, अब बिजनेस में हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर। तो ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक एक ठो एंट्री चेक करते रहे। ऑडिटर के लिए एक एक ठो एंट्री चेक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसको टाइम भी कम मिला है और पैसा भी कम मिलेगा। तो ऑडिटर क्या करता है? सैंपलिंग मेथड लगाता है। क्या करता है? सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड का मतलब होता है कि ऑडिटर जो है
वो सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन की ही चेकिंग करेगा। देखेगा कि भाई 1 लाख से नीचे वाले ट्रांजेक्शन को मैं चेकिंग नहीं करूंगा, 1 लाख से ऊपर वाले ट्रांजेक्शन की चेकिंग करूंगा। तो मान लो 1 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं टोटल, 80,000 ट्रांजेक्शन खत्म गए, बचे कितने 20,000। अब 20,000 में भी मैं काम करता हूँ अल्टरनेट डेज में चेकिंग करूंगा। आज 1 तारीख का चेक कर लिया तो मैं सीधा 3 तारीख का करूंगा, 3 का कर लिया तो सीधा 5 का करूंगा। सैंपलिंग मतलब पूरा पूरा ना चेक करके कुछ 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 कुछ। जैसे अभी आप लोगों को मालूम है इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन, तो इलेक्शन में न्यूज चैनल वाले अपना ओपिनियन पोल देते हैं कि ये गवर्नमेंट जीतेगी, वो गवर्नमेंट नहीं जीतेगी, ऐसा बोलते हैं ना, ये पार्टी जीतेगी, वो नहीं जीतेगी। तो उन लोग क्या ओपिनियन जो लेके आते हैं, तो एक एक बंदे से सर्वे किए रहते हैं क्या? उन लोग क्या करते हैं, न्यूज चैनल वाले अपने आदमी लोगों को भेज दिए रहते जगह जगह पे। मान लो रायपुर में भेजे, रायपुर में कितनी सीट है? 4 सीट है, ठीक है। सिटी में 4 सीट है। अब 4 सीट में चारों एरिया के है ना, वार्ड वाइज एक एक वार्ड के 10-10 आदमी को पकड़े, मान लो उन लोगों से सर्वे कर लिए, बताओ भी आप किसको वोट दिए, किसका क्या रुझान है, पूछ लिए। एक एक घर जा जाके पूछे कि उन लोग नहीं, उन लोग ऐसे वार्ड वाइज या एरिया वाइज है ना, उन लोगों को पकड़ते हैं और लोगों को पकड़ने के बाद उनसे डेटा इकट्ठा करते हैं, और हर को नहीं पकड़ते, सिलेक्टेड लोगों को पकड़ते हैं। फिर उस जो डेटा कलेक्ट होता है उसके बेस पे फिर बताते हैं। तो वो जो टेक्निक होता है ना, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। तो ऑडिटर भी ऑडिटिंग करते समय सैंपलिंग टेक्निक ही अपनाता है। सैंपलिंग मतलब पूरे डेटा को ना चेक करने के बदले कुछ लिमिटेड और क्वालिटी डेटा को ही चेक करना और उसके बेस पे ही अपना कंक्लूजन देना, तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग टेक्निक, सैंपलिंग, यूज ऑफ सैंपलिंग। उसके बाद मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, सुनो। ऑडिटर अभी ऑडिट कर रहा है, उसको कोई चीज से रिलेटेड डाउट है कि भैया ये क्या है, उसका पेपर मंगवाया, उसका पेपर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चीज उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। ऑडिटर बोलेगा एक काम करो, आप लिख के दे दो मैनेजमेंट को। आप लिख, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक ऑडिटर हो, आप बैंक में गए चेकिंग करने, ठीक है, बैंक में गए क्या करने? चेकिंग करने। अब चेकिंग करने गए तो बैंक में आपको है ना एक लोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लोन। अब लोन की क्या होती है कि लोन सामने वाला सिक्योर्ड था, तो सामने वाले ने अपने पेपर रखवाए हैं कि नहीं रखवाए हैं आपको चेक करना है। तो अब आप चेक कर रहे हो, पेपर दिख नहीं रहा आपको, तो मैनेजर बोला इतना सारा पेपर था कहीं रखा गया है, दिख नहीं रहा है। तो आपने चेक नहीं किया, लेकिन अब आप मैनेजमेंट को बोलोगे ठीक है देखो हमारे पास टाइम कम है, हम भी चेक नहीं कर पा रहे और आप खोज के नहीं दोगे तो हमको मिलेगा भी नहीं कागज। तो एक काम करो, आप लिख के दे दो कि आदमी का कागज जमा है बैंक में, ये आदमी का क्या जमा है? कागज जमा है। कागज मतलब मकान गिरवी है तो मकान से रिलेटेड कागज जमा है। तो आपने क्या मान लिया कि मैनेजमेंट की बात पे भरोसा कर लिया। तो बात पे भरोसा करने के लिए आपको मैनेजमेंट से वो चीज लिखवा के लेना पड़ेगा। अब हो सकता है वो आदमी का एक्चुअली कागज जमा नहीं है बैंक में, मैनेजमेंट वाले ने लिख के दे दिया। तो ऑडिटर का जो काम होता है ना, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बेस्ड होता है। कभी कभी कोई चीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर नहीं मिल रहा है तो मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेते हैं, और हो सकता है मैनेजमेंट गलत लिख के दे देगा, तो आपको उसको भरोसा करना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मेरे को आप लोगों को पिकनिक लेके जाना है, तो पिकनिक लेके जाने के पहले मैं बोला आप लोग एक काम करना, ये कागज रखो, अपने घर वाले लोगों से साइन करवा के आना कि आपका बेटा पिकनिक जा रहा है और वहां पे अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार वह खुद स्वयं होगा। ऐसे मैं लिखवा दिया और मैं बोला जाओ अपने अपने पेरेंट्स से साइन करवा के आओ। अब आप गए, खुद साइन करके आ गए, अपने पेरेंट की साइन नहीं करवाए और वो कागज लाके मेरे को दे दिए। वो कागज में रखा हूं, तो मैंने वो कागज के बेस पे मैं आपको लेके गया है कि नहीं, तो मेरे को कागज के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो वही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। मैनेजमेंट भी कुछ लिख के दे देता है तो उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। हो सकता है वो चीज फर्जी हो, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ लिमिटेशन पड़ रहे हैं ऑडिट की, कि उसके कारण भी ऑडिटर का गलत कंक्लूजन चला जाता है कि मैनेजमेंट अगर गलत बात बता रहा है तो ऑडिटर को उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर नहीं, मार पीट के बोले नहीं तू सही बोल, ऐसा नहीं करता ऑडिटर। बोल दिया मतलब उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का रिस्क। फ्रॉड जो होता है ना, इंटेंशनल एक्ट होता है। क्या होता है? इंटेंशनल एक्ट, मतलब जानबूझ करके की हुई गलतियां। तो जो करता है ना वो जानता है, वो चाहता है कि मेरा फ्रॉड पकड़ में ना आए, तो ऐसी जुगाड़ जमा के बैठता है कि फ्रॉड दिखे ना किसी को, और फ्रॉड पकड़ में ना आया करके वो पूरा अपना फील्डिंग जमा के रखे रहता है सब चीज सब जगह। तो ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो पूरा पूरा चांस है कि फ्रॉड पकड़ में
कभी कभी पकड़ में भी आ जाते हैं और कभी कभी पकड़ में नहीं आते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब टाइम से रिलेटेड लिमिटेशन। ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने दिन में आपको काम करके देना है, तो ये भी ऑडिटिंग की एक लिमिटेशन है। तो टाइम की लिमिटेशन के कारण जरूरी नहीं कि ऑडिटर का जो कंक्लूजन है वो कहीं कहीं पे इफेक्टेड हो सकता है। तो कितने मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को लिमिटेशन में? 6 पॉइंट। पहला क्या था? इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था? यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तीसरा क्या था? यूज ऑफ सैम्पलिंग। चौथा मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन। पांचवा रिस्क ऑफ फ्रॉड। और उसके बाद टाइम कॉन्स्टेंट। इसके बाद का अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा एक चैप्टर आज के डेट में खत्म हो चुका है। कौन सा चैप्टर खत्म हो गया है? मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब कल की क्लास से मैं ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, यहां पे लिखा जरूर है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, लेकिन हमने पहले उसको कर लिया है, ठीक है। मतलब ये ना एक्चुअली क्या हुआ है, इसमें अगले टॉपिक में हमें ना सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, एडवांटेजेस इधर कवर हो चुका है वो, ठीक है।